नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां हरियाणा में बजट को लेकर के बैठक का दौर जारी है। सीएम मनोहर लाल ने आज 10 विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ प्री बजट बैठक की। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी बजट को लेकर के मंथन किया गया और इसके साथ ही पिछले साल के बजट की घोषणाओं का भी रिव्यू किया गया। इस मीटिंग में 10 विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल हुए और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि बजट से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम प्रदेश की जनता के हित में जनहित बजट लेकर के आएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का बजट विकास और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने वाला होगा। देखिए, इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं। और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी अपने आप इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में हुए एचसीएस की नौकरियों को लेकर के कहा कि हमने एचसीएस में बिना सिफारिश और बिना पर्ची की नौकरियां देने का काम किया है। वहीं विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना ही है, लेकिन हमने बिना किसी पक्षपात के नौकरियां दी हैं। अब फेर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं तो कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है। तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आएँ, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियाँ हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं। मिशन 2024 को लेकर के हरियाणा बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। भिवानी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के जरिए 2024 चुनाव को लेकर के मंथन किया जा रहा है। इस दौरान 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में 2024 के चुनावों और संगठन मजबूती पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में प्रदेश के कई आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय बैठक में 2024 की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे और बैठक के दूसरे दिन 17 जिलों से बीजेपी समर्थित जिला परिषद समेत तमाम आला नेता शामिल होंगे। इधर भिवानी में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह मीटिंग 2024 के चुनावों में जीत और संगठन मजबूती के लिए हो रही है।
भिवानी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक जो है यहाँ हो रही है और 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और कल का जो कार्यक्रम है पूरे दिन का 10 बजे से लेकर देर शाम तक, उसमें सभी जितने केंद्र के मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी इस पार्टी के सदस्य हैं प्रमुख, वो सभी इसमें भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले हुए हैं पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी, उन फैसलों को नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंचाना। हमारे यहाँ पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर जिला कार्यकारिणी, फिर आखिर करते करते बूथ स्तर तक हमें पहुंचना होता है। और ये फैसला हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि 2024 जो है चुनाव का वर्ष है, आने वाला जो है उसकी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में क्या क्या करना है। और इधर हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब आपको बता दें कि अलग अलग ड्रेस कोड लागू हुआ है। नया ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, मारी, फील्ड वर्कर समेत सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। ड्रेस कोड की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की हो सकती है। वहीं किसी भी तरह की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों को ये आदेश भेज दिए गए हैं। अस्पताल में गैर चिकित्सकीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा। और चलिए आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नए ड्रेस कोड के तहत क्या क्या नए नियम बनाए जाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो टेक्नीशियन और ड्राइवर पर यह ड्रेस कोड लागू होगा। तो ड्रेस कोड किन किन पर लागू होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें। जहां टेक्नीशियन और ड्राइवर पर ड्रेस कोड लागू होगा, इधर माली, फील्ड वर्कर पर भी ड्रेस कोड लागू होगा। तो सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस किस पर ड्रेस कोड लागू होने वाला है। सफाई कर्मचारी पर भी ड्रेस कोड लागू होगा, यानी माली, सफाई कर्मचारी समेत तमाम लोगों पे, फील्ड वर्कर्स, सब पे ड्रेस कोड लागू। वहीं ड्रेस कोड में अनिवार्य है, ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारी को नेम प्लेट पहनना अनिवार्य है। तो क्या कुछ ड्रेस कोड में अनिवार्य है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू हो रहा है। ड्रेस की सही फिटिंग होना भी जरूरी है, यानी आप छोटा बड़ा अपने साइज के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ड्रेस फिटिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं क्या पहनना होगा बैन, ये भी आपको बता दें। तो जीन्स, स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। सरकारी अस्पतालों में अब सोच समझ के ही आप ड्रेस पहन सकते हैं। ड्रेस कोड लागू हो रहा है। गैर चिकित्सकीय कर्मचारियों को के जीन्स और टी शर्ट जो है इन सब पर प्रतिबंध है। क्या कुछ बैन है वो आपको बता रहे हैं। जहां महिला कर्मचारियों को छोटे कपड़े पहनने पर बैन लगाया गया है, यानी हॉस्पिटल्स में ड्रेस कोड फॉलो अब करना होगा। तमाम सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। महिला कर्मचारियों के नाखून बढ़ाना और ज्यादा मेकअप, इस पर भी बैन किया गया है। ना ज्यादा मेकअप कर सकते हैं और ना ही आप अपने नाखूनों को बढ़ा सकते हैं। महिला कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान ज्यादा गहने पहनने पर भी रोक है, यानी आप एक्सेसरीज जो हैं वो ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पुरुषों के बाल ज्यादा लंबे ना हो, यानी पुरुषों को अपने आप को वेल ग्रूम करना होगा, बाल ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ये सारी वो चीजें थी जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि ये तमाम चीजें जो हैं उसे पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो चीजें बैन है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ड्रेस कोड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अनुशासन और सेवाओं में गुणवत्ता के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हर विभाग अपने नए नए सिस्टम से जनता को जो अच्छा लगे और जनहित में भी हो और डिसिप्लिन भी आए, ऐसे बहुत प्रयोग हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर इस प्रकार का हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार का कोई विषय आगे बढ़ा है तो अच्छा है, सराहनीय है। वहीं सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होने को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया
कि अभी कुछ दिन पहले विभाग के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में जब जाओ तो एक भी कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म के नजर नहीं आता, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये पता ही नहीं चलता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए ड्रेस कोड से अस्पतालों में सुधार आएगा। नहीं, सबके लिए कंपलसरी कर दिया, हर लेवल तक कंपलसरी कर दिया। और हमने डिज़ाइनर से सबकी यूनिफॉर्म में डिज़ाइन करवाई हैं कैटेगरी वाइज, तो सबको यूनिफॉर्म डालना अनिवार्य होगा। सुरक्षा रही और किन किन ऊपर ये लागू? मैंने पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं मिलता। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए यात्रा की, लेकिन जनता का बीजेपी पर अटूट विश्वास बना हुआ है। हमारी विपक्षी पार्टियों को एक भ्रम हो गया है कि कभी तो विदेश में अखबार में छपवा दें, कभी किसी टीवी पे कोई खबर छपवा दें, या किसी अपनी जो उनके अनुकूल कंपनी है उसमें आंकड़े छपवा दें। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैल नहीं रहा। अब बार बार देखते हैं कि जनता जो है कमल के निशान पर बटन दबा करके मोदी जी की नीतियों पर, भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाती है। और राहुल जी ने यात्रा की, एक मार्केटिंग कंपनी हायर करके इमेज बिल्डिंग का काम किया, लेकिन वहाँ पर जो कश्मीर में जाके कह दिया कि जिस धारा 370 को इतने सालों के बाद समाप्त किया था, कहता है पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे। हरियाणा का तो कोई भी घर इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सैनिकों को वहाँ पत्थर लगते थे, उग्रवादी वहाँ खुले घूमते थे, हर हफ्ते कोई कोई बम ब्लास्ट होता था। ये कौन सी व्यवस्था वही बहाल करना चाहते हैं। हिसार में फसल बीमा को लेकर के किसानों का हंगामा देखने को मिला। फसल बीमा के खिलाफ हंगामा कर रहे किसान हिसार में कृषि मंत्री का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि विरोध जताकर किसानों को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार से उतर करके समझाया। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल बीमा को लेकर के किसानों को भरोसा भी दिया। वहीं आपको बता दें कि फसल बीमा को लेकर के गुस्साए किसान कृषि मंत्री जेपी दलाल का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कृषि मंत्री ने किसानों को समझा बुझाकर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा कम हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद में कोल्ड चेन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया, क्या कोल्ड चेन विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा में कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने को लेकर के उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए योजना चलाने को लेकर के भी सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने प्रहलाद सिंह ने बताया कि केंद्रीय सरकारी वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 376 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। खाद्य उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि इन 376 में से 19 परियोजना हरियाणा में शुरू होनी है। तो राज्यसभा सांसद के द्वारा आपको बता दें सवाल पूछे गए, काफ़ी अहम ये सवाल पूछे गए, जहां उन्होंने बोला कि वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर कोल्ड चेन क्षमता विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है। ये काफ़ी अहम सवाल यहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हरियाणा में कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं क्या, उसका भी जवाब देते हुए राज्य मंत्री नजर आए और तमाम सवाल, काफी अहम सवाल यहां पर राज्यसभा सांसद के द्वारा पूछे गए।
और इधर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रेलवे की मेजर अपग्रेडेशन योजना को लेकर के सवाल किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा कि अब तक कितने प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और आगामी समय में इस योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जिसका जवाब देते हुए रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि 1275 स्टेशनों को नया रूप दिया जाएगा और जल्द ही उन सभी रेलवे स्टेशनों को बिजनेस सेंटर जैसे डेवलप किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन के लिए अमृत स्टेशन योजना बनाई गई है और जल्द ही रेल स्टेशनों के लिए काम शुरू किए जाएंगे। श्री कार्तिकेय शर्मा जी से सवाल करना चाहता हूं कि रेलवे की मेजर अपग्रेडेशन योजना के तहत अब तक कितने प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और आगामी समय में इस योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाने की योजना प्रस्ताव। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जैसे ये इससे संबंधित नहीं है प्रश्न, फिर भी मैं बता सकती हूँ कि जो अमृत स्टेशन जो 6वां प्रश्न है अपना, तो उसी समय में है कि सरकार ने तय किया है कि 1275 स्टेशन जो है उनको नया रूप देंगे, उनको एक बिजनेस सेंटर की तरह दोनों तरफ से जैसे एक्सेस हो जाए। स्टेशन इज द हार्ट ऑफ द सिटी और प्रधानमंत्री जी के मन के नजदीक है, तो रेलवे में दोनों तरफ से एक्सेस हो जाए, एक बिजनेस सेंटर जैसा हो जाए, उनको पब्लिक एमिनिटीज के साथ में उनको फैसिलिटी मिले। इसके लिए हमने अमृत स्टेशन योजना बनाई है, इसके तहत ये काम भी शुरू हो जाएगा। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आयोजित केंद्रीय बजट पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट भविष्य की चुनौतियों को और पीछे की कमियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का भी बजट गरीबों के कल्याण के लिए होगा। वहीं अडानी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अडानी तो फिर भी भारत से ही है। बोफोर्स कांड के औत्यावियोग कवात्रोची के खाते में रातों रात करोड़ों रुपए कैसे आए, ये सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहिए। ये बजट अमृत काल का बजट है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 2047 में हिंदुस्तान को पूरे 100 वर्ष आज़ादी के हो जाएंगे। 2047 में आज़ादी के 100 वर्षों बाद हिंदुस्तान का स्वरूप क्या होना चाहिए, उस सारे विजन को रख के ये बजट रखा गया है। इसमें कोई चुनावी लक्ष्य नहीं है। वहीं सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन ने डिपो होल्डर में खलबली मचा करके रख दी है, जिसमें खफा डिपो होल्डर ने अंबाला डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीटीएम को मांग पत्र में सौंपा। दरअसल डिपो होल्डर्स को लेकर के नई नोटिफिकेशन जारी की गई। उसके अनुसार 21 से 45 साल वालों को डिपो दिया जाएगा और डिपो उसी को दिया जाएगा जो उस वार्ड का हो। साथ ही वो कम से कम 12वीं पास भी होना चाहिए। इससे खफा होकर करके डिपो होल्डर ने प्रदर्शन किया और सरकार से इस रोल बैंक करने की गुहार लगाई। डिपो होल्डर ने कहा कि वो सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, अब उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करने की बात कही जा रही है। ऐसे में वे क्या करेंगे? सरकार उन्हें कर्मचारी मान रिटायर कर दे और उन्हें पेंशन दे दे, वे सरकार के इस नोटिफिकेशन को मान लेंगे। एक 60 साल का हमारे ऊपर एक ऐसा कानून थोप दिया गया कि 60 साल के जो डिपो धारक हो गए हैं उनका आगे से लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, एक तरह से उनको रिटायर किया जाएगा। 2024 तक तो हमारे लाइसेंस वैसे भी ज़्यादातर लोगों के 2024 तक रिन्यू ऑलरेडी हैं और सरकार धक्के से अपना ये कानून बना दिया। जब हमने ये लाइसेंस लिए थे तब ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी भी कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, अब +2 भी होना चाहिए, अपना वहाँ वार्ड का रहने वाला भी होना चाहिए और 21 साल से 45 साल तक के लोगों को डिपो देंगे। ये नई नोटिफिकेशन जारी की हुई है। इस विरोध में हम सारे डिपो होल्डर सारे ज़िले से इकट्ठे हुए हैं, सारे हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, सारे सब जगह ऑल डिस्ट्रिक्ट में सारे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है।
लोगों ने कहा है कि सरकार का कोई आदेश पारित हुआ है अभी 2023 में, जिसमें इन लोगों को 65 वर्ष के बाद में रिटायर करने का या लाइसेंस रिन्यू ना करने का कुछ आदेश पास हुआ है। मैं अभी इसके बारे में परिचित नहीं हूँ, मेरे को भी खुद पढ़ना पड़ेगा, बट इनकी जो मांगे हैं वो प्राइमा फेसाई उसमें लॉजिक प्रतीत होता है। तो जो भी हमारा कमेंट बनेगा इसमें हम रैशनली इसको देख के हम भिजवा देंगे सरकार को। सरकार इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से रिकमेंड करके भेजेंगे। जो होगा सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन अब जिंद में प्रभावी साबित हो रहे हैं। ये लोगों की सोच और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का भी नतीजा है। अब लिंग अनुपात में जिंद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है, जिसे न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि खाप चौधरी भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। जनवरी महीने में जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिंद 1000 लड़कों पर 986 लड़कियों ने जन्म लिया, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जबकि 959 लड़कियों के साथ पानीपत दूसरे स्थान पर है। लिंगानुपात में 799 लड़कियों के साथ चरखी दादरी सबसे अंतिम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि साल 2022 में लिंगानुपात में जनवरी से अप्रैल तक जिंद पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। मई से अक्टूबर तक लगातार दूसरे स्थान पर बना रहा और नवंबर में भी जिंद अपना दूसरा स्थान बनाए रखने में कामयाब साबित रहा। वहीं दिसंबर 2022 में जिंद जिला दूसरे स्थान पर रहा। अब वर्ष 2023 के जनवरी महीने में जिंद जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिंद जिला इसमें प्रथम आया है और अब लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है और इसमें कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन, WCD डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और चलिए आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात कितना रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की लिंगानुपात किस प्रकार से रहा है। तो लिंगानुपात में जिंद अव्वल रहा है। जिला लड़के लड़की एक एक करके आपको बता दें, जिंद में 1000 पर 1986 लड़कियां हैं। वहीं पानीपत में 1000 लड़कों पर 959 लड़कियां हैं और यमुनानगर में 1000 पर 958 लड़कियां हैं। फतेहाबाद में 1000 पर 955 लड़कियां और कैथल में 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां हैं। तो ये लिंगानुपात कुछ इस प्रकार से रहा है। जहां जिंद की बात की जाए तो वो अव्वल नंबर पर यहाँ पर रहा है। वहीं अब लिंगानुपात में जिंद अव्वल नंबर पर रहा है। तो अगर बात रोहतक की जाए तो रोहतक में 1000 लड़के 942 लड़कियां, हिसार में 1000 लड़के 933 लड़कियां, करनाल में 1000 लड़के 927 लड़कियां, पलवल में 921 लड़कियां और रेवाड़ी में 918 लड़कियां। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश लिंगानुपात में किस प्रकार से कौन से जिले का किस प्रकार का दर्जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 1000 में 912, फरीदाबाद में 1000 में 911 और अंबाला में 1000 में 908 लड़कियां, कुरुक्षेत्र में 1000 में से 907 लड़कियां, झज्जर में 1000 में से 907 लड़कियां। तो झज्जर और कुरुक्षेत्र के आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों आंकड़े एक समान हैं और अंबाला की बात की जाए तो 908 रहा है। सोनीपत में 1000 में 905, पंचकुला में 1000 में 895, नूह में 1000 में 883, महेंद्रगढ़ में 1000 में 842 और सिरसा में 840 लड़कियां रही हैं। और इन सब के बीच अगर बात जिंद की जाए तो जिंद अव्वल नंबर पर रहा है, प्रथम स्थान पर जिंद रहा है। उसके बाद तमाम जिले आ रहे हैं। भिवानी में 1000 लड़के में 839 लड़कियां और चरखी दादरी में 1000 में से 799 लड़कियां। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।